अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के थेरीज़ सोशल चेंज के हवाले से, जिसमें हम लोगों ने एवोल्यूशनरी थेरीज़ को 2-3 लेक्चर्स में डिवाइड करके कंप्लीट कर लिया था और आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट थेरी और साइक्लिक थेरी। इसके अलावा हमारे पास 2 थेरीज़ थे, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी कॉन्फ्लिक्ट थेरीज़। ठीक है, यहाँ पर इसको रीडिंग करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा जो है वो सरसरी से जायज़ा लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थेरीज़ में असल में बात क्या की गई है। यहाँ पर हमारे पास जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर 2 तरह के हमारे पास की कंट्रीब्यूटर्स हमारे पास जो है वो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं। एक हमारे पास कार्ल मार्क्स है और दूसरा हमारे पास लेविस क्रूज़र है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का हमें पता है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट का कहा था कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या करता है, वो नेगेटिव जो है वो चेंजेस लाता है ज़्यादातर। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था। इससे जो है वो क्लासेस के बीच में जो है वो दरारें आती हैं, यानी अपर क्लास लोअर क्लास इस तरह हो जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के हवाले से। लेकिन जो लेविस क्रूज़र है वो यहाँ पे कहता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बेशक वो नेगेटिव चीज़ें लाता है लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ भी लाता है। ठीक है, उसके मुताबिक कहता है कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आता है और नेगेटिव भी आता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव जो इफ़ेक्ट है वो ही पैदा होते हैं और कुछ भी नहीं। ठीक, 2 तरह के हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज़ में, दोबारा बता रही हूँ। एक हमारे पास कार्ल मार्क्स है, दूसरा हमारे पास लेविस क्रूज़र है। ठीक है, हमारे पास जो कार्ल मार्क्स उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें जो है वो आती हैं, और जो लेविस क्रूज़र है उसने कहा कि इसके साथ साथ नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी आती हैं। तब आप सोच रहे होंगे कि भाई नेगेटिव की तो समझ में आती है बात कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, लेकिन ये पॉजिटिव का क्या सीन है। अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि नेगेटिव आता ही है तो आपको पता ही है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई हड़ताल कर रहा है, ठीक है, मज़दूर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, लेबर यूनियन की हम लोग बात करते हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ें आती हैं, वो तोड़ फोड़ करेंगे। ठीक है, वो रास्ते रोक लेंगे या इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन हम लेविस क्रूज़र की बात कैसे समझ में आएगी कि पॉजिटिव चीज़ भी होती है। तो भाई ऐसे पॉजिटिव होती है कि अब जब मज़दूर जो है वो इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं या अपने तनख्वाह में इजाफे की डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर हमें एक और चीज़ भी तो दिखाई दे रही है ना, वो यूनियन वो यूनाइटी दिखाई दे रही है, वो सॉलिडारिटी दिखाई दे रही है। यानी वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो लोग मतलब उनमें एक तरह का इत्तेहाद भी है उन लोगों में, मज़दूरों में। ठीक है, मज़दूरों में जो है वो हम देख रहे हैं कि वो इत्तेहाद भी है, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो मतलब कि उसमें यूनाइटी शो हो रही है। ठीक है, सोलिडारिटी उनमें शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, बल्कि पॉजिटिव भी इफ़ेक्ट हमारे पास आ रहा है कि मतलब कि वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो यानी उनमें यूनिटी और सोलिडारिटी भी हमें देखने में आ रही है। तो यही पूरी बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है कि जैसे कि अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि यार अगर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो क्या होता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी होती है, क्लासेस के बीच में जो है वो आ जाता है कि भाई अपर क्लास लोअर क्लास। उसके बाद है वो क्या काज करता है, वो एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काज कर रहा है। यानी कि क्या होता है, सोसाइटी में एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी अपर क्लास को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, लोअर क्लास को समझा नहीं जाता, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन इसी तरह लेविस क्रूज़र ने कहा कि भाई नेगेटिव है तो फिर पॉजिटिव भी आता है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आनी चाहिए। ठीक है, बाज़ औक़ात आनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में, क्योंकि उससे जो है वो पॉजिटिविटी भी शो हो रही है। नेगेटिविटी इस सेंस में कि फिर इस सेंस में भी होता है कि मिनी क्लासेस के बीच में जो है वो हमें नज़र आता है कि तनाव नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा कि लोग जो है वो उसको पाने के लिए फिर मेहनत भी करते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट के पाए जाने की वजह से, वरना तो कोई मेहनत ही ना करे। ठीक, ये हमारे पास इन सब पैराग्राफ में बात की गई थी और नीचे वाले में भी यही कही गई है कि भाई पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी आएगी। इसके बाद इसकी एग्जांपल हम कुछ देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जी कि मैनेजर और वर्कर के मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है सॉरी, अगर जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है तो हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनमें यूनिटी शो हो रही है, यानी कि वो मिल के एहतजाज करेंगे। ठीक है, मिल के करेंगे और वो मिल के एक चीज़ कहेंगे कि आप हमारा तनख्वाहें बढ़ाएँ।
ठीक है, कि हमारा जो टाइमिंग है वो कम कर दें। तो हमें यहाँ पे यूनियन शो होती है, सॉलिडारिटी शो होती है, ठीक है, यूनिटी शो होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में पॉजिटिविटी भी आती है। अच्छा जी, हमारे पास साइक्लिक थ्योरी अब वो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास आता है जी साइक्लिक थ्योरी। अब साइक्लिक थ्योरी असल में बात क्या करती है? असल में हमारे पास जो साइक्लिक थ्योरी है वो जस्ट बात करती है राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, जस्ट हमें ये बात याद रखना है। साइक्लिक थ्योरी खुद जो बात करती है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की बात करती है, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी किसी भी तहज़ीब का उभरना और उसका कम हो जाना। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जी की कंट्रीब्यूटर्स। इब्न खल्दून है, स्पेंगलर है, टॉयबिन है, सोरोकिन है। यहाँ पास 4 जो है वो की कंट्रीब्यूटर्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा जैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इब्न खल्दून को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, स्पेंगलर को करेंगे, टॉयबिन को करेंगे, सोरोकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है जी इब्न खल्दून। अब मैंने कहा राइज एंड फॉल ऑफ, हम लोग बात कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन की। इब्न खल्दून ने क्या कहा था? इब्न खल्दून कहता है कि पहले कोई सिविलाइजेशन है ना वो पहले ग्रोथ की तरफ जाती है, ठीक है, फिर वो डेवलप होती है, उसके बाद वो डीके यानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे लिख देना कि पहले ग्रोथ लिख लेना, ठीक है, फिर इसके बाद लिख देना डेवलप, ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से एरो बना के लिख दें डीके, ठीक है, और उसके बाद आप नीचे लिखेंगे जी, इसी के नीचे लिख दें 40 ईयर्स 40 ईयर्स 40 ईयर्स, इस तरह से करके लिखना, ठीक है। जब ये पेपर में आप इस तरह से लिखेंगे आप लोगों को समझ में भी आएगा और ये इजी भी हो जाएगा। देखें कि इब्न खल्दून ने कहा कि कोई भी सिविलाइजेशन पहले ग्रोथ करती है, फिर डेवलप होती है, फिर डीके यानी ख़त्म होने लगती है। 40 साल उसको लगते हैं ग्रोथ होने में, ठीक है, उनकी ग्रोथ में 40 साल उसकी डेवलप में लगती है, ठीक है, किसी भी सिविलाइजेशन के हो। उसके बाद 40 साल जो है वो उसके डीके यानी ख़त्म होने में लगती है। इसी तरह कुल मिला के हमारे पास 120 साल हो जाते हैं फॉर ईच सिविलाइजेशन एंड एवरी सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ इसने ये बात की थी, तो आप इसको देख लें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने अभी फ्लो चार्ट बनाया आपने बिल्कुल वैसे ही बना लेना है ताकि आप लोगों को ईजी रहे, ठीक है। इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, पहले आपने इसको समझना है कि इब्न खल्दून ने क्या कहा। अब हर किसी के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं। इब्न खल्दून ने कहा कि ग्रोथ होती है, फिर डेवलप होती है, फिर डीके हो जाती है, ख़त्म, ठीक है, और उन सब के कितने कितने साल हैं, कितने कितने साल लगते हैं, 40 साल 40 साल 40 साल हर जो है प्रोसेस में लगते हैं। अब हमारे पास आ जाता है जी स्पेंगलर। स्पेंगलर ने क्या कहा, डेस्टिनी ऑफ द सिविलाइजेशन। इसको भी आप रहने दें क्योंकि इसके बारे में हम लोग इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे, ना ही ये पेपर में इस तरह से आता है। जस्ट मैंने ये लिख लिया है, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ चाहिए तो बस ये मैंने लिख दिया, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद टॉयबिन है। टॉयबिन ने कहा कि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस। उसने कहा कि हर कंट्री में, हर सिविलाइजेशन में चैलेंजेस आती हैं, ठीक है, और जो कंट्री चैलेंजेस का रिस्पॉन्स अच्छे से देगी, ठीक है, इसका जवाब अच्छे से देगी, पॉजिटिव वे में देगी, तो वही जो कंट्री है वो उभर के आएगी। और जो उसका रिस्पॉन्स नहीं देगी चैलेंज का, ठीक है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सोरोकिन है। सोरोकिन ने क्या, उसने जो है वो सैनिटर है, एडिशनल जो कल्चर है उसके बारे में कहा सेनेट ने, ठीक है, उसने सोरोकिन ने उसने इस कल्चर के बारे में बात की और साइंस के बारे में बात की। तो इसके बारे में भी आपको जो है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको डीप में नहीं चाहिए, ना इसके बारे में आपको कुछ चाहिए ना इसके बारे में आपको चाहिए। जो चीज़ें आपको चाहिए वो इब्न खल्दून की थी और टॉयबिन की थी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे भी अभी आगे। अच्छा, टॉयबिन ने कहा था अभी आपको याद होना चाहिए, अभी भी हमने पढ़ा है। टॉयबिन ने कहा कि जो चैलेंजेस जो है वो चैलेंजेस का जो है वो सामना, जो चैलेंजेस को जो है वो सामना करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगी, तो वही जो है वो अच्छे से मूव ऑन करेंगी। यानी कि चैलेंजेस आएंगे, रिस्पॉन्स अगर देंगे तो वो क्या करेंगे, वो कामयाब होंगे। ही वॉज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड अकॉर्डिंग टू हिम एवरी सोसाइटी फेस चैलेंजेस एट फर्स्ट। कोई भी सोसाइटी जो है वो चैलेंज लेती है, मतलब उसकी चैलेंज आते ही आते हैं। अगर कोई सोसाइटी उसको चैलेंज को फेस कर लेगी तो वो जीत जाएगी, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
चैलेंजेस आर पोस्ट बाय एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल फैक्टर्स। अब ये चैलेंजेस कहाँ से आएंगे? वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं। अब एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि आउटसाइडर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अगर किसी में वॉर वगैरह हो गया, ठीक है, वॉर वगैरह हो गया 2 कंट्रीज़ के बिटवीन, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। इंटरनल कौन सा होगा? लाइक हमारे कंट्री के अंदर साइड की बात कर रहे हैं कि जिसमें अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, नेचुरल डिसास्टर्स दूसरे वगैरह, ठीक है। तो अगर इस तरह के जो भी फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, इंटरनल आ रहे हैं या एक्सटर्नल आ रहे हैं, इन दोनों में अगर जो है वो अच्छे से वो रिस्पॉन्स करेगी, तभी वो क्या होगा कि तभी एक जो कंट्री है वो मूव ऑन करेगी। उसके बाद दोस्त नेशन एंड कंट्रीज़ विल सर्वाइव हु रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट चैलेंजेस। जो हमारे पास इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके चैलेंजेस को अगर वो कम कर सकें, ओवरकम करेंगे, तो क्या होगा कि वो सर्वाइव कर पाएंगी। जैसा कि इंटरनल हमारे पास आ जाता है कि अर्थक्वेक, ठीक है, अब सैलाब वगैरह आ जाए, जब तक वो उसके लिए अच्छे से काम नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो वो क्या होगा कि वो लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हमारे पास आ जाता है द होल थ्योरी रिवॉल्व टूवर्ड्स challenges and response. If the country give positive response, then the challenges outcome will positive rather than the negative. सेम वही बात कि अगर वो चैलेंज को रिस्पॉन्ड करेगा तो वो क्या होगा? वो सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ टॉयबिन में हमने पढ़ लिया कि चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्स का। उसके बाद हमारे पास की कंट्रीब्यूटर आ जाते हैं जी स्पेंगलर ने बड़ी अजीब ही बात कही थी, ठीक है। उसने कहता है कि वो जो है एक जर्मन फ़िलासफ़र था एंड प्रेजेंटेड हिज कंट्रीब्यूशन ऑन हिज बुक दैट इज़ डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पब्लिश्ड इन 1918। उसने ये बुक दी थी, आपने इनको जो है इसको लाजमी जो है पेपर में लिखना है, तो इसको याद कर लेना है। उसके मुताबिक क्या उसने बात की थी? स्पेंगलर कहता है कि ना ईच सिविलाइजेशन इज़ लाइक अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कि एक इंसानी जिस्म की तरह का है, ठीक है, एक इसकी भी सिमिलर लाइफ साइकिल जो है बिल्कुल उसकी जो है ऑर्गेनाइज्म बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज्म जैसी है, जैसे कि पहले बर्थ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर ओल्ड एज आती है, फिर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बकौल कहता है कि एक सिविलाइजेशन एक बिल्कुल ऐसी ही होती है, ठीक है, पहले उसकी बर्थ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर ओल्ड एज आता है, फिर डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द स्पेंगलर द सोसाइटी इज़ ऑन लास्ट स्टेज। उसके मुताबिक ये सोसाइटी जो है वो लास्ट स्टेज पर है, क्योंकि इसमें जो है वो कहता है कि ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो सोसाइटी में जो चीज़ें आ रही हैं वो सब क्या हमें फील करा रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड एज से डेथ की तरफ जा रहा है। They were entering in decay period, but this theory is almost out of the fashion of the day. There is no such type of reality. Of है ये, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया लगता है, ये ऑफ है, ऑफ रियलिटी, यानी his concept is too unrealistic. अब यहाँ पर टॉयबिन ने कहा था कि चैलेंजेस और रिस्पॉन्सेस आएंगी तो उसके बाद ही वो कंट्री सर्वाइव करेगी, वो सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगी। स्पेंगलर ने कहा कि हमारी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है ना, लाइफ साइकिल की तरह बिल्कुल वैसे ही हमारी जो सिविलाइजेशन है या हमारी जो कंट्री है वो जस्ट लाइक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें जो है वो पहले बर्थ होती, फिर मैच्योरिटी, ओल्ड एज एंड देन डेथ। तो इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका हमने बताया कि इसके कॉन्सेप्ट को बहुत सारे की कंट्रीब्यूटर्स ने जो है वो रिजेक्ट भी किया था कि भाई ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, और कोशिश करूँगी कि बाकी जो चीज़ें थी पहले उनको कवर किया जाए, उसके बाद हम सोशल चेंज की तरफ आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।